तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट अमेंडमेंट जो आया था 1951 में वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? बिकॉज कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों को यहाँ पर ऐड किया गया था। राइट टू प्रॉपर्टी पहले हमारी एक फंडामेंटल राइट हुआ करती थी, लेकिन 44th अमेंडमेंट के द्वारा हमने बोला कि नहीं, अब से ये हमारी फंडामेंटल राइट नहीं है, अब से ये एक लीगल राइट है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का 24/7 के ऑफिशियल लॉ प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपकी लॉ मेंटर डिंपल पारेख और आप सभी लोगों के डिमांड पे एक बहुत ही स्पेशल सेशन लेकर के आ गई हूं आज, जहां हम बात करने वाले हैं अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चाहे आप किसी भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वो हो MHCET लॉ 3 ईयर 5 ईयर, या फिर वो हो क्लैट का एग्जाम, वो ALET हो, या फिर वो हो AMU या फिर JMI, ये पर्टिकुलर सेशन आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको मेरे साथ सेशन के एंड तक बने रहना है। चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब जरूर से कर देंगे और सेशन को लाइक करना भी नहीं भूलेंगे। और यस, आप सभी लोगों को पता होगा कि अक्रॉस इंडिया हम लोग बहुत सारे हार्वेस्ट फेस्टिवल्स अभी सेलिब्रेट कर रहे हैं, चाहे हम लोग नॉर्थ ईस्ट के बिहू की ही बात क्यों ना कर ले। तो इसी मौके पर 24/7 आपके लिए एक स्पेशल ऑफर लेकर के आया है, जहां आपको मिल रहा है फ्लैट 42% ऑफ ऑन ऑल लॉ एग्जाम प्रोडक्ट्स। तो आपको क्या करना है, अगर कोई भी एडमिशन रिलेटेड इंक्वायरी करनी है तो ये नंबर यहाँ पर गिवन है, इस नंबर पर आप कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं, या फिर वेबसाइट पे जाकर के आप मेरा कूपन कोड यूज करके DIMPL यूज करके अवेल कर सकते हैं मैक्सिमम डिस्काउंट और मुझसे पर्सनल मेंटरशिप एंड गाइडेंस पा सकते हैं। तो इसी के साथ हम लोग आज के इस सेशन के साथ शुरुआत करते हैं। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ऑब्वियस सी बात है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन का पहला अमेंडमेंट हुआ है संविधान के बनने के बाद, तो वो हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट अमेंडमेंट जो आया था 1951 में, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? बिकॉज कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों को यहाँ पर ऐड किया गया था। सबसे पहले कौन सा प्रोविजन ऐड किया गया था? एक स्पेशल प्रोविजन ऐड किया गया था कि भाई अगर हमें सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोगों के लिए कुछ स्पेशल करना पड़े, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ स्पेशल करना पड़े, तो स्टेट ऐसा कर सकती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हम लोग अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं कि हमारे पास है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बट वो ऐसे ही नहीं आती है हमारे पास, है ना, कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस उस पर लगाए गए हैं। तो उसी में 3 एडिशनल ग्राउंड्स को ऐड किया गया था। वो कौन से ग्राउंड्स थे? सबसे पहला ग्राउंड था पब्लिक ऑर्डर का, सेकंड ग्राउंड था फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स का, एंड थर्ड ग्राउंड था इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है। ऑल्सो 9th शेड्यूल को ऐड किया गया था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अक्रॉस दिस सेशन में आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, आप पेन पेपर लेकर के बैठिए और हर एक क्वेश्चन का आंसर लिखते जाइए, और लास्ट में टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन ऑफलाइन कमेंट में मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको क्या समझ में आया और आपको आपके आंसर्स क्या है इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस के। तो आपको मुझे यहाँ पर ये बताना है कि 9th शेड्यूल किस बारे में बात करता है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द डे। सो दैट इज ऑल अबाउट द फर्स्ट अमेंडमेंट। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है 7th अमेंडमेंट, जो कि आया था 1956 में। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन ऐड किया गया था, जिसने ये बोला कि 2 या फिर 2 से ज्यादा स्टेट्स जो है हमारे, उनके कॉमन हाई कोर्ट हो सकते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि आपको मुझे एग्जाम्पल बताना है कि ऐसे कौन से स्टेट्स हैं। एक तो मैं दे देती हूँ एग्जाम्पल, है ना, जैसे कि हो गया पंजाब एंड हरियाणा एंड चंडीगढ़, ठीक है, तो एक ही कॉमन हाई कोर्ट है यहाँ पर। अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि आप मुझे बताओगे और कौन सा स्टेट्स हैं जो अपने हाई कोर्ट्स को बांटते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, तो ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। सो 7th शेड्यूल ही था जिसने इस पर्टिकुलर प्रोविजन को लेकर के आया था। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर अस। अब कुछ ऐसे अमेंडमेंट्स हैं, ठीक है, जिससे कि कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टेट्स या फिर हम बात कर रहे हैं यूनियन टेरिटरीज की, यहाँ पर उन्हें इनकॉर्पोरेट किया गया था। तो ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने की जरूरत है। तो सबसे पहला है हमारा 10th अमेंडमेंट, जिसके द्वारा इनकॉर्पोरेट किया गया था दादरा एंड नागर हवेली को। सेकेंड इंपॉर्टेंट है 12th अमेंडमेंट, जिसके द्वारा गोवा, दमन एंड दीव को इनकॉर्पोरेट किया गया था इंडिया में। 13th अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पर नागालैंड का फॉर्मेशन हुआ था और उसको एक स्पेशल स्टेटस दिया गया था। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द 14th अमेंडमेंट। 14वां जो हमारा अमेंडमेंट था 1962 का जो अमेंडमेंट था, इसमें हमने पौंडीचेरी को भी अपना हिस्सा बना लिया था। तो ये इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरीज को लेकर के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने की जरूरत है। आई होप यहां तक आपको कोई भी डाउट नहीं है, सारी ही बातें बहुत सही ढंग से क्लियर हो रही होंगी।
अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट और वो है 24th अमेंडमेंट जो कि आया था इन द ईयर 1971। यहाँ क्या खास हुआ, मैंने आपको टुवर्ड्स द बिगिनिंग ऑफ द सेशन ही बताया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट नहीं है हम उनको इस सेशन में डिस्कस नहीं करेंगे। बात करें अगर हम लोग यहाँ पर 24th अमेंडमेंट की, तो यहाँ पर द प्रेसिडेंट्स एसेंट टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल वाज मेड कंपलसरी, कि अगर कोई भी बिल आता है जिससे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर रहे हैं तो उसमें प्रेसिडेंट का एसेंट होना, उनकी हामी होना, ठीक है, उनका हाँ होना, यहाँ पर एक्सेप्टेंस होना उनका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसे कंपलसरी कर दिया गया था बाय द 24th अमेंडमेंट इन द ईयर 1971। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारे ही एग्जामिनर्स का एकदम फेवरेट अमेंडमेंट है और वो है 42nd अमेंडमेंट, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। अब मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें थी जो ये अमेंडमेंट एक्ट हमारे लिए लेकर के आया था। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या था उसमें कि जो हमारा प्रियम्बल है ना, उसमें हमेशा से ये 3 टर्म्स एडेड नहीं थे, यानी कि सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी, ये तीनों वर्ड्स पहले से प्रियम्बल में नहीं थे। 42nd अमेंडमेंट के द्वारा इसे लेकर के आया गया था। आपका क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि 42nd अमेंडमेंट कौन से ईयर में आया था, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये कि कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को ऐड किया गया था हमारे प्रियम्बल में, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज दैट कि फंडामेंटल ड्यूटीज मैंने आपको बताया है हमेशा से नहीं थी हमारे संविधान में, ठीक है, इसे बाद में हम लेकर के आए थे जब इमरजेंसी वगैरह लगी थी हमारे इंडिया में, हमारी कंट्री में। उसके बाद हमें लगा कि फंडामेंटल ड्यूटीज भी होनी चाहिए संविधान में या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में, तो हम इसीलिए इसी अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज को भी लेकर के आए और उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर संविधान में इंट्रोड्यूस किया। ऑल्सो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर हुई थी कि प्रेसिडेंट साहब जो है ना वो अपना काम तो करते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जरूरी ये भी है कि वो कैबिनेट की एडवाइस को भी सुने, अपनी मन मर्जी से कोई भी फैसला ना ले। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है जो इस अमेंडमेंट के द्वारा हम लेकर के आए। अब 42nd और 44th अमेंडमेंट ये दोनों ही एग्जामिनर्स के एकदम खास अमेंडमेंट्स है, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें ये हमसे करते हैं। 44th अमेंडमेंट भी आपको एकदम रट लेना है, जो बातें मैं आपको यहाँ बताने जा रही हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर हमें यह बताया गया कि इट एम्पावर्ड द प्रेसिडेंट टू रिटर्न द कैबिनेट्स एडवाइस फॉर रिकंसिडरेशन। अगर कैबिनेट ने कुछ एडवाइस दी है तो प्रेसिडेंट बोल सकते हैं कि नहीं नहीं आप इसको रिकंसिडर करो, ठीक है, अभी मैं इसको नहीं सुन रहा हूँ, आप रिकंसिडर करके मेरे पास वापस आओ। लेकिन अगर रिकंसिडर करने के बाद वो वापस आते हैं तो प्रेसिडेंट के ऊपर वो बाइंडिंग हो जाता है, यानी कि अब वो एडवाइस प्रेसिडेंट को सुननी ही सुननी पड़ेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, उस वक्त हम लोगों ने ये देखा था कि प्रेसिडेंट जो है ना, इमरजेंसी उस टाइम पे लगी थी, तो प्रेसिडेंट के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन यहाँ पर ऐड किया गया कि अगर नेशनल इमरजेंसी जैसी कुछ भी होता है, कोई भी इवेंट होता है, तो उसमें प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से नेशनल इमरजेंसी नहीं लगा सकते हैं। उनको क्या करना होगा, उनको रिटन रिकमेंडेशन चाहिए होगा कैबिनेट का, उसी के बाद वो नेशनल इमरजेंसी लगा पाएंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोविजन है जो आप सभी लोगों को याद रखना है। और 44th अमेंडमेंट में कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हुई थी, जैसे कि राइट टू प्रॉपर्टी। मैंने आप लोग को हमेशा बताया है कि राइट टू प्रॉपर्टी पहले हमारी फंडामेंटल राइट हुआ करती थी। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि कौन से आर्टिकल में होती थी, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी पहले हमारी एक फंडामेंटल राइट हुआ करती थी, लेकिन 44th अमेंडमेंट के द्वारा हमने बोला कि नहीं, अब से ये हमारी फंडामेंटल राइट नहीं है, अब से ये एक लीगल राइट है। कौन से आर्टिकल के अंडर है, आर्टिकल 300A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ इट इज अ लीगल राइट। आई होप इट इज क्लियर टिल हियर। ऑल्सो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमने यहाँ पर देखी कि भाई जब इमरजेंसी लगती है तो क्या हमारी सारी फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाएगी, क्या एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। तो 44th अमेंडमेंट ने ये कहा हमसे कि भाई ऐसा नहीं हो सकता है। अगर इमरजेंसी भी लग जाए तो 2 हमारे ऐसे आर्टिकल्स हैं जो कभी सस्पेंड नहीं होंगे, और वो हैं आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है 100 क्वेश्चन के रूप में, तो आप लोगों को इसे डेफिनेटली याद रखना है। सो आई होप अभी तक आपको सारी बातें समझ में आ रही है। सेशन को तक लाइक नहीं किया है तो जेंटल रिमाइंडर है कि जल्दी से एक बार जाकर के आप लोग इस सेशन को लाइक कर दीजिए।
नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट अमेंडमेंट, नेक्स्ट अमेंडमेंट पे हम चलते हैं टुवर्ड्स द 52nd अमेंडमेंट जो कि आया था इन द ईयर 1985। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्केड्यूल यहाँ पर ऐड किया गया, और वो कौन सा स्केड्यूल था? वो था 10th स्केड्यूल। आई होप आप लोगों को वो टेक्निक याद है जो मैंने आपको बताई थी कि इस तरीके से आप सारे स्केड्यूल्स को याद रख सकते हैं। और वो टेक्निक क्या थी? ईयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ठीक है। तो ये इनिशियल्स हैं हमारे सारे ही जितने भी 12 स्केड्यूल्स हैं उनके। इस तरीके से आप इजी वे में इनको याद रख सकते हैं बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं कौन से स्केड्यूल में किस बारे में बात की गई है, तो ये आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 52nd अमेंडमेंट हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज हमारा 10th स्केड्यूल इसमें ऐड किया गया था। और 10th स्केड्यूल किसके बारे में बात करता है? ये बात करता है अबाउट एंटी डिफेक्शन लॉ। अब ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है ये क्या करता है? ये इंडिविजुअल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को या फिर एमएलएज को पनिश करता है अगर वो लोभ में, ग्रीड में आकर के एक पार्टी से दूसरी पार्टी में स्विच करते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट भी हुआ था, ठीक है। पहली बात तो ये कि ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है ना, ये हमें ये बताता है कि अगर कुछ ग्रुप ऑफ एमपीज और एमएलएज है, ठीक है, वो लोग दूसरी पार्टी के साथ जाके जुड़ते हैं तो फिर उनको एंटी डिफेक्शन के थ्रू पेनल्टी नहीं मिलेगी, बिकॉज फिर ये गद्दारी नहीं होगी, ये एक मर्जर में आ जाएगा अगर बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल एक साथ जाते हैं तो। इसके बाद आया 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन द ईयर 2003, जिसके थ्रू यहां पर हमें ये कहा गया कि नाउ एटलीस्ट 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ अ पार्टी मस्ट बी इन फेवर ऑफ अ मर्जर फॉर इट टू हैव वैलिडिटी इन द आइज ऑफ लॉ। कि एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के अगर 2/3 मेंबर्स हाँ बोल रहे हैं कि यस हम लोग दूसरी पार्टी के साथ मर्ज होना चाहते हैं, तभी आप बच पाओगे, वरना फिर आपको एंटी डिफेक्शन के लिए सजा दी जाएगी। तो इस पर्टिकुलर स्लाइड से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हम लोगों ने ये सीखा कि एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एंटी डिफेक्शन कौन से स्केड्यूल में ऐड किया गया था और कब ऐड किया गया था। ये हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ कमिंग टू अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं वोटिंग राइट्स की, तो आप सभी लोगों को याद होगा कि हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेलिएंट फीचर देखते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, और वो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, राइट। तो ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या है? ये हमें ये बताता है कि जो भी पर्सन 18 एंड अबव है, जो भी पर्सन 18 एंड अबव है, विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन उनके पास होगा राइट टू वोट, राइट टू वोट, ठीक है। पहले हम ये देखते थे कि भाई जो एलीट ग्रुप ऑफ पीपल है ब्रिटिशर्स के ज़माने में, पहले तो किसी को भी नहीं था खैर वोटिंग राइट्स, बट बाद में जाके जब उन्होंने वोटिंग राइट्स हमें देनी चाहिए तो उन्होंने बोला कि जो लोग हमारे स्कूल से पढ़े हैं, जिनको इंग्लिश आती है, जो एकदम पैसे वाले लोग हैं, एलीट ग्रुप ऑफ पीपल है, अपर क्लास पीपल है, उन्हीं को हम राइट टू वोट देंगे। वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें तो काफ़ी समय तक विमेंस के पास भी राइट टू वोट नहीं था। इसका मतलब डिस्क्रिमिनेशन होता था लोगों के जेंडर के बेसिस पे, लोगों के क्लास के बेसिस पे, लेकिन हमने बोला कि नहीं, हम अपना रहे हैं यहाँ पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, जिसका मतलब ये है कि जो भी लोग 18 एंड अबव हैं उनके पास है राइट टू वोट। बट क्या ये हमेशा से 18 था? नहीं, ठीक है। पहले 21 एज होती थी, ठीक है, पहले 21 वाज द एज जहां पर आप वोट दे सकते थे, लेकिन 61st अमेंडमेंट आया इन द ईयर 1989। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में रिपीटेटिव मोड में पूछा गया है, तो आप लोगों को इसे डेफिनेटली याद रखना है, ठीक है। तो 21 से एज को घटा करके कर दिया गया 18 ईयर्स, जिसको हम लोग आज भी फॉलो कर रहे हैं। एंड यस, दैट इज ऑल अबाउट इट। आई होप आपको अभी तक सारी बातें समझ में आ रही है, ठीक है। हार्ट एंड फायर इमोजीज ऑफलाइन कमेंट्स में जरूर होने चाहिए अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा हो, बिकॉज आप लोगों ने कहा था, इसीलिए ये स्पेशल सेशन आया है। अब हम सीधा चलते हैं हमारे नेक्स्ट अमेंडमेंट पे, और वो है 71st अमेंडमेंट इन द ईयर 1992। देखो हमारी जो 8th शेड्यूल है ना, वो हमारे बहुत सारे लैंग्वेजेस के बारे में बात करता है। लैंग्वेज अगर हम बोलें तो ये बात करते हैं अबाउट ऑफिशियल लैंग्वेज, बट ये सारे के सारे जो लैंग्वेजेस हैं ना, वो एक साथ ऐड नहीं किए गए थे, धीरे धीरे हम लोगों ने इन्हें ऐड किया गया था। तो इसीलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत जरूरी है। कई बार पूछ लेते हैं कि कौन सा लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज कब कौन से अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुई, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 71st अमेंडमेंट के थ्रू 1992 में हम लोगों ने 3 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस को ऐड किया गया था हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज में। वो कौन कौन सी थी? नंबर 1 कोंकणी,
नंबर 2 मणिपुरी एंड नंबर 3 नेपाली। ये 3 ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिनको हम लोगों ने 1992 में ऐड किया था। फिर हम चलेंगे टुवर्ड्स द 73rd अमेंडमेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज 73rd अमेंडमेंट के थ्रू हमने 11th शेड्यूल को यहाँ पर देखा कि इंट्रोड्यूस किया गया। और 11th शेड्यूल जो है टीयर्स ऑफ ओल्ड PM है ना, P है 11th शेड्यूल, M है 12th शेड्यूल। तो ये जो P है इट स्टैंड्स फॉर पंचायत, ठीक है। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है इसको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया गया था यहाँ पर, और हमारे शेड्यूल में 11th शेड्यूल ऐड किया गया था बाय द 73rd अमेंडमेंट। क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर यू फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट है 74th अमेंडमेंट। ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर हम लोगों ने बात किया अबाउट द 11th शेड्यूल, यानी कि अगर टोटल शेड्यूल्स हैं हमारे 12 तो एक और शेड्यूल अभी ऐड होना बचा था, और उस पर्टिकुलर शेड्यूल को ऐड किया गया था बाय द 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992, जहां पर हमने ये देखा कि हमारी जो 12th शेड्यूल है जो बात करती है म्युनिसिपैलिटीज के बारे में, उससे हमने ऐड होते हुए देखा। यानी कि अब जो हमारे टोटल 12 शेड्यूल्स हैं टीयर्स ऑफ ओल्ड PM वो पूरे हो चुके थे बाय द ईयर 1992 विद द हेल्प ऑफ द 74th अमेंडमेंट एक्ट। आई होप कि आप लोगों को बातें समझ में आ रही है, सब ऊपर से नहीं जा रहा है। अगर आपके माइंड में ये चल रहा है कि ये सब याद कैसे होगा, तो एक दिन में नहीं हो जाएगा। आप लोगों को ये पर्टिकुलर PDF PPT ज़रूर से मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको क्या करना है, हमारे टेलीग्राम चैनल को जाकर के ज्वाइन करना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी फॉर फ्री PDF। तो आपको वहाँ से ये तो मिल ही जाएगा। आप चाहो तो हैंड रिटन नोट्स भी बना सकते हो, ठीक है। 1 लाइनर नोट्स बना लो और उसको रोज़ पढ़ने से पहले रिवाइज करो। रिवीजन करने में सिर्फ 5 से 10 मिनट लगेंगे आपको। तो 24 घंटे में से 5 से 10 मिनट तो हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए बना ही सकते हैं, राइट। क्योंकि ये ऐसी बातें हैं जो एग्जाम में नॉर्मली पूछ ही लेते हैं, ठीक है। तो बस इसी नोट के साथ हम लोग चलते हैं आगे। और नेक्स्ट आता है हमारा 86th अमेंडमेंट इन द ईयर 2002। अब ये 86th अमेंडमेंट हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज एक तो हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल 21, ठीक है, बट आर्टिकल 21 में ऐड किया गया था आर्टिकल 21A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये जो आर्टिकल 21A है ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ये बात करता है अबाउट एलिमेंट्री एजुकेशन। ये एक एज ग्रुप बताता है हमें, ये एक एज ग्रुप बताता है हमें। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5 कि वो कौन सा एज ग्रुप है जिसके बारे में यहाँ पर बात की गई है कि उनके पास है राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज है, 4 to 16 एज है। ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन, ठीक है। तो इससे आर्टिकल 21A को ऐड किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि हम यहाँ पर भी बात करते हैं एलिमेंट्री एजुकेशन की, और हम लोग कहीं ना कहीं फंडामेंटल ड्यूटी में भी बात करते हैं अबाउट दिस थिंग, तो इसीलिए जहाँ पर हम बोलते हैं कि जो भी हमारे गार्जियंस हैं उनकी एक ड्यूटी है कि वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें अपने वार्ड्स के लिए, बच्चों के लिए, ताकि उनको पढ़ने का मौका मिले, राइट। तो इसे भी ऐड किया गया था। कौन से, कहां पर ऐड किया गया था, किस आर्टिकल में ऐड किया गया था? आर्टिकल 51A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच टॉक्स अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज। तो ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट को तो आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है एट एनी कॉस्ट, राइट। इसके साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और चलेंगे टुवर्ड्स द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, और वो है 92nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003। मैंने आपको बताया कि हमारे 8th शेड्यूल में बहुत सारे ऑफिशियल लैंग्वेजेस दी हुई हैं, और सभी को हम लोगों ने एक साथ ऐड नहीं किया था, धीरे धीरे ऐड किया था। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया था उस टाइम पर सारे ही ऑफिशियल लैंग्वेजेस को ऐड नहीं किया गया था। आज हमारे पास टोटल 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, जिनको धीरे धीरे अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था। और उनमें से एक अमेंडमेंट था 92nd अमेंडमेंट, जिसमें हम लोगों ने 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेजेस को ऐड किया था। वो कौन कौन से थे? सबसे पहला था बोडो, नंबर 2 वाज डोगरी, नंबर 3 वाज मैथिली एंड नंबर 4 वाज संथली। तो ये वो 4 लैंग्वेजेस हैं जिनको हम लोगों ने 8th शेड्यूल में ऐड किया, जिसने कि हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस को इंक्रीज कर दिया फ्रॉम 18 to 22। ये आप लोगों को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अब हम आगे बढ़ेंगे टुवर्ड्स द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये बार बार बहुत बार पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो आप लोग मुझे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताएंगे, और बताएंगे मुझे कमेंट करके कि जीएसटी का
फुल फॉर्म आखिर क्या है जिसे हम लोगों ने 101st अमेंडमेंट के थ्रू इंट्रोड्यूस किया था। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, नया कंसेप्ट था, है ना, हमारे लिए। तो ये एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा जाता है। आपको याद रखना है जीएसटी का फुल फॉर्म और जीएसटी को कब ऐड किया गया था, विद द हेल्प ऑफ द 101st अमेंडमेंट इन द ईयर 2016। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट अमेंडमेंट, और वो है 103rd अमेंडमेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट बात देखते हैं कि हमने एक कैटेगरी और देखी है रिजर्वेशन की, और वो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। क्या ये हमेशा से थे? नहीं। हम जब आज़ाद हुए उसके बाद पहली बार इस पर्टिकुलर ग्रुप को ऐड किया गया और कहा कि भाई इनको भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए, और वो कौन है? वो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। कब ऐड किया गया? 103rd अमेंडमेंट के थ्रू 2019 में ऐड किया गया। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है। अब बस हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और इस सेशन को एंड ही करने वाले हैं। लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से एक बार इस सेशन को लाइक कर दीजिए। एंड आई होप आपको पसंद आ रही हो वीडियो, है ना। पसंद आए तो कमेंट ज़रूर से आप लोगों को लीव करना है, मुझे आप सभी के कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और सेशन को अगर लाइक नहीं किया तो फिर तो देख लेना ठीक है। चलो फिर हम चलते हैं आगे और देखते हैं 104th अमेंडमेंट को। वाई इज इट इम्पॉर्टेंट? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पहले हम ये देखते थे कि भाई जो हमारी लोकसभा थी, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली थी, उसमें हम लोग देखते थे कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए कुछ सीट्स को रिजर्व किया जाता था। बहुत से बच्चे हैं जो आज भी कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको याद ही नहीं है कि ऐसा कुछ अमेंडमेंट भी आया था। तो आपको पता होना चाहिए कि पहले हम लोग एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए रिजर्वेशन रखते थे, लेकिन 104th अमेंडमेंट आया 2020 में, जिसके बाद हमने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया। और ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, बिकॉज हम कई बार नज़रअंदाज कर देते हैं इंपॉर्टेंट बातों को और याद नहीं रख पाते हैं, और इसी का फ़ायदा एग्जामिनर्स उठाते हैं एग्जाम में जब वो हमारे लिए क्वेश्चंस को फ्रेम करते हैं। सो आपको ये पर्टिकुलर अमेंडमेंट भी ज़रूर से याद रखना है। और इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे टूवर्ड्स द 106th अमेंडमेंट, विच आई बिलीव इज़ द लास्ट इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट फॉर अस। और ये आया था इन द ईयर 2023। किस बारे में बात करता है? ये बात करता है अबाउट रिजर्वेशन टू फॉर विमेन, जहाँ इसने कहा कि 1/3 सीट्स फॉर विमेन विल बी रिजर्व्ड। कहाँ पे? चाहे हम बात करें लोकसभा की, हम बात करें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज की, या फिर हम बात करें लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द एनसीटी ऑफ दिल्ली, इन सभी जगह औरतों के लिए, विमेन के लिए 1/3 सीट्स को रिजर्व किया जाएगा। लेटेस्ट है, 2023 में ही ये आया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक जुडिशरी एग्जाम्स में भी बहुत बार पूछा गया है। 1 लाइनर क्वेश्चन है, इतना टफ नहीं है ना। आपको बस ये याद रखना है कि 106th अमेंडमेंट कब आया था, और ये जो 1/3 वाला जो मामला है यहाँ पर रिजर्वेशन वाला, वो कौन सा अमेंडमेंट लेकर के आया था। एंड यस, दैट इज ऑल अबाउट इट। एक बार वापस आपको दोबारा से याद दिला दूं कि आप जो भी फेस्टिवल अभी सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप सभी लोगों को उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। और अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल करना है अभी, तो जल्दी से एप्लीकेशन पे जाइए, वेबसाइट पे जाइए, कूपन कोड डिम्पल यूज कीजिए टू अवेल मैक्सिमम डिस्काउंट एंड टू गेट पर्सनल मेंटरशिप एंड गाइडेंस फ्रॉम मी। चाहे आपको परचेज करने हो मॉक टेस्ट, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, ठीक है। चाहे आपको परचेज करने हो MHCET, आने वाले जो सेशन है हमारे 2026 की जो MHCET का एग्जाम होगा उसके, चाहे यहाँ पर बैच हो, प्रखर बैच, या फिर हम अगर बात करें इस साल होने वाले एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट, कुछ भी अगर आपको परचेज करना है तो ये बहुत अच्छा मौका है। 42% ऑफ आपको मिल रहा है, तो जल्दी से जाइए और इस पर्टिकुलर सेल का फायदा उठाइए। एंड आई होप कि आई डिड जस्टिस टू दिस सेशन। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक बिल्कुल करेंगे, सब्सक्राइब बिल्कुल करेंगे चैनल को, और कमेंट भी छोड़ेंगे। और जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको पूछे हैं उन सभी के आंसर्स मुझे ऑफलाइन कमेंट्स में चाहिए। थैंक यू सो मच। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन।